तो चलिए आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक तरफ है बड़े बड़े ग्रोथ के आंकड़े और दूसरी तरफ हैं कुछ असली चुनौतियां। आइए इस आर्थिक सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 8.3%। ये 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश की अनुमानित आर्थिक विकास दर है। किसी भी इकोनॉमी के लिए ये काफी प्रभावशाली फिगर है। लेकिन क्या ये नंबर पूरी कहानी बताता है? देखिए, ये सिर्फ 1% नहीं है ना? ये सीधे सीधे लोगों के रोजगार, उनकी आमदनी और पूरे राज्य के भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए इस नंबर के पीछे की असली कहानी को डिकोड करते हैं। तो इस ग्रोथ को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम कुछ मुख्य आंकड़ों पर नजर डालें। मतलब वो नंबर्स जो किसी भी अर्थव्यवस्था की सेहत बताते हैं और ये दिखाते हैं कि एक राज्य असल में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ दो मुख्य आंकड़े हैं। पहला है जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो 2.54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। और जो बात यहाँ सच में दिलचस्प है वो है प्रति व्यक्ति आय 2,83,626 रुपए। ये नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड में जीएसडीपी को समझ लेते हैं। आसान भाषा में ये राज्य की अर्थव्यवस्था का कुल आकार है। सोचिए, ये एक आर्थिक स्कोरबोर्ड जैसा है जो बताता है कि एक साल में राज्य के अंदर कुल कितनी वैल्यू की चीजें और सेवाएं बनी। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये विकास आ कहां से रहा है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की तरह हिमाचल की अर्थव्यवस्था भी अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर बनी है। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे मुख्य इंजन कौन से हैं। ये चार्ट देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 46% सेवा क्षेत्र से आता है, मतलब पर्यटन, व्यापार, वित्त, ये सब। उसके बाद आता है उद्योग, करीब 49%, और फिर कृषि 14% पर। तो जाहिर है सेवा क्षेत्र ही इस ग्रोथ का मुख्य ड्राइवर है। चलिए अब थोड़ा द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग पर फोकस करते हैं। यहाँ राज्य सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और नया निवेश आकर्षित करने के लिए काफी जोर लगा रही है। और ये फिगर देखिए, 10,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। इतने के समझौता ज्ञापनों पर निजी निवेशकों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं राज्य में नई औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए। मतलब ये उद्योग के भविष्य में एक ठोस निवेश है। तो ये निवेश जा कहाँ रहा है? देखिए, राज्य की नई औद्योगिक नीति काफी भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जोर पारंपरिक उद्योगों पर नहीं, बल्कि हरित ऊर्जा, एआई, डेटा सेंटर और पर्यटन जैसे आधुनिक और टिकाऊ क्षेत्रों पर है। और हाँ, ग्रामीण उद्योगों और छोटे उद्यमों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्र पर, सेवाएं। और जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, पर्यटन यहाँ एक सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए योजनाएं भी काफी महत्वाकांक्षी हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, जमीन पर काम भी हो रहा है। पहला, कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। इससे होगा ये कि ज्यादा पर्यटक आ पाएंगे। दूसरा, 200 नए 5 सितारा होटलों को अनुमति दी जाएगी ताकि आने वालों के लिए बेहतर सुविधाएं हों। चलिए अब प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि की तरफ चलते हैं, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव है। और जब भी हिमाचल की कृषि की बात होती है तो एक चीज सबसे पहले दिमाग में आती है, सेब। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ सेब की खेती का क्षेत्र तो लगातार बढ़ रहा है, पर दूसरी तरफ उत्पादन बहुत ही अप्रत्याशित रहा है। ये एक अजीब सी स्थिति है ना? ये आंकड़े देखिए, इससे पूरी बात समझ आती है। देखें कि उत्पादन में कितना उतार चढ़ाव है। 2015-16 में 7.77 लाख मीट्रिक टन का उच्च स्तर था, लेकिन अचानक 2018-19 में ये गिरकर सिर्फ 3.68 लाख मीट्रिक टन रह गया। सोच सकते हैं इस अस्थिरता से किसानों को कितनी परेशानी होती होगी। देखिए, नंबर तो एक कहानी बताते हैं, लेकिन ये उदाहरण उस कहानी को एक मानवीय चेहरा देता है। एक सेब उत्पादक कहते हैं कि मौसम की इस अनिश्चितता ने सेब की खेती को आय का एक बहुत ही अविश्वसनीय स्रोत बना दिया है, खासकर छोटे किसानों के लिए। तो इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य क्या कर रहा है? वो सिर्फ सेब पर निर्भर रहने के बजाय अपनी कृषि अर्थव्यवस्था में विविधता ला रहा है, और इसमें डेयरी क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के साथ समझौते हुए हैं। नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र और चिलिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। ढगवार में तो एक स्वचालित संयंत्र लग रहा है जो रोज 1.5 लाख लीटर दूध संसाधित करेगा। इन सबका मकसद डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना और किसानों को एक स्थिर आय देना है। तो अभी तक हमने जो भी देखा वो विकास और विविधीकरण की एक काफी सकारात्मक तस्वीर दिखाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ वित्तीय चुनौतियां और राजनीतिक बहस भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। राज्य के बजट को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये बजट विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, पर दूसरी तरफ विपक्ष इसे घाटे से भरा हुआ बता रहा है और कह रहा है कि इससे राज्य का वित्तीय संकट और बढ़ जाएगा। विपक्ष की चिंता का मुख्य कारण ये संख्या है, 9,668 करोड़ रुपए का बजट घाटा। उनका तर्क है कि ये राज्य की वित्तीय सेहत के लिए एक चेतावनी है। तो इस पूरी चर्चा से क्या समझ आता है? एक तरफ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और दूसरी तरफ वित्तीय चिंताएं। तस्वीर काफी जटिल है, लेकिन गतिशील भी। राज्य उच्च तकनीक उद्योग से लेकर पर्यटन और कृषि तक एक बहुआयामी रणनीति पर काम कर रहा है। और आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। इतने बड़े लक्ष्यों और साथ ही वित्तीय जोखिमों के बीच कोई भी राज्य तेज विकास और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है? हिमाचल प्रदेश की कहानी इसी संतुलन को ढूंढने की कोशिश है। आगे देखना होगा कि राज्य ये रास्ता कैसे तय करता है। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।